चाहिए आप सबकी तरफ से। सामाजिक सुरक्षा विभाग मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत संचालित है। मंजूर तिर्की जी, आपको ये सम्मान राशि स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आप खुटे से आई हैं, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के आप लाभुक हैं। ये कड़ी और आगे बढ़ेगी और इसके बाद आएंगी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज से शीला देवी, लातेहार से शीला देवी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की आप लाभुक। कल्याण विभाग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुक आएंगी मोहना उरांव। तालियां हो आपकी ओर से। इसी योजना के तहत लाभुक आएंगे मोहम्मद वकील अहमद। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आप लाभुक। तालियां हो। और इनके बाद कल्याण विभाग की ही ये योजना निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के लाभुक रांची से पिंकी कुमारी साइकिल आपको प्रदान कर रही हैं। ये साइकिल कल्याण गुरुकुल के ये लाभुक आशीष सागर मुंडरी खूंटी से। परिसंपत्ति प्रदान किया जा रहा है, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। चना दाल वितरण योजना खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का ये योजना है। रांची से आएंगे सुमारी देवी, ये लाभुक सुमारी देवी चना दाल वितरण योजना के लाभुक। बहुत बहुत धन्यवाद परिसंपत्तियों के वितरण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, विशिष्ट अतिथि का और साथ ही सभी सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और अब आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चट्टानी इरादों के साथ, प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच के साथ झारखंड गढ़ता जा रहा है विकास के नए आयाम। और इसी दिशा में कई कल्याणकारी नई नीतियां बनाई गई हैं। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023, झारखंड निर्यात पॉलिसी 2023, झारखंड आईटी डाटा सेंटर तथा बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया बटन दबाकर इन 4 नीतियों का शुभारंभ करें। ये बहुत ही कल्याणकारी नीतियां हैं जो झारखंड वासियों को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगी। तालियां जोरदार हो। 4 नीतियां। प्रगति के पथ पर गतिमान झारखंड, जहां राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में ठोस औद्योगिक नीतियां तैयार की गई हैं। पहली बार लागू हुई झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023, जिसमें 40% तक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का है प्रावधान। इसके तहत एमएसएमई उद्योगों को मिलेगी 15 करोड़ रुपए तक सब्सिडी एवं 5% प्रति वर्ष की दर से 5 साल की अवधि के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन में 100% छूट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन में 25 लाख रुपए तक की सहायता और पेटेंट कराने पर 25 लाख तक वित्तीय मदद। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड निर्यात नीति 2023 के रूप में कोई एक नई पहल। इसके अनुसार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का होगा विस्तार। निर्यात करने वाले उद्योगों को ऋण राशि में 5% इंटरेस्ट रेट में 5 वर्षों तक मिलेगी छूट। देश के अंदर पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए 20 लाख सब्सिडी,
ट्रेड फेयर या प्रदर्शनी में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज एवं एयर फेयर का 75% रीइंबर्समेंट। महिला उद्यमियों को सरकार 90% तक की करेगी प्रतिपूर्ति। राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं बृहद पैमाने पर रोजगार सृजन के सपने को साकार करने हेतु लागू की गई नई स्टार्टअप पॉलिसी। इसके तहत रजिस्टर्ड स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए प्रति माह दी जाएगी 15,000 रुपए की वित्तीय मदद। महिलाओं, SC, ST, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगों को अतिरिक्त 2,000 रुपए हर महीने सब्सिस्टेंस अलाउंस के रूप में विशेष सहायता। प्रोटोटाइप के लिए 10 लाख रुपए एवं प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में ले जाने के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए का अतिरिक्त फाइनेंशियल सपोर्ट। सरकारी निकायों और प्रमुख कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों में इंक्यूबेशन सेंटर की होगी स्थापना। एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए मेंटर प्रदान किया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए की जाएगी सेंट्रल इनोवेशन लैब की स्थापना। पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जाएगा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए तैयार की गई झारखंड IT डेटा सेंटर एवं BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023। इसके तहत इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, स्टैंप ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फी एवं पेटेंट फाइलिंग की होगी प्रतिपूर्ति। विभिन्न इंसेंटिव्स का है प्रावधान। रैल झारखंड विकसित करते हुए राज्य की सकारात्मक छवि का होगा निर्माण। डेटा सेंटर इकाइयों का इंस्टॉलेशन। राज्य में BPO BPM इकाइयों एवं रोजगार सृजन को दिया जाएगा बढ़ावा। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच के साथ झारखंड प्रतिदिन कर रहा है विकास के नए आयाम। और सादर आग्रह इन चारों नीतियों से संबंधित पुस्तिकाओं के विमोचन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय विशिष्ट अतिथि गुरुजी एवं सभी सम्मानित अतिथिगणों से सादर आग्रह। ताली आपकी ओर से हो। इन पुस्तिकाओं में इन चारों नीतियों के बारे में पूरी तरह से पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारियों को समाहित करते हुए ये पुस्तिकाएं तैयार की गई है और इन पुस्तिकाओं के माध्यम से इन सभी नीतियों के बारे में सारी जानकारियां लोगों तक पहुंच पाएंगी और लोग इनका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन चारों पुस्तिकाओं के विमोचन के लिए महोदय। और अब आइए उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अब शहरों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से बाहर निकलकर गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और हम ग्रामीण विकास के माध्यम से झारखंड विकास की नई इबादत लिख रहे हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित झारखंड राज्य के गवर्नर आदरणीय CP राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, परम आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मोहा माझी जी, राजेश ठाकुर जी, दीपिका सिंह पांडे जी, श्री सुखदेव सिंह मुख्य सचिव, श्री अजय कुमार DGP झारखंड, श्रीमती वंदना दादेल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री नीतीश मदन कुलकर्णी प्रधान सचिव राज्यपाल महोदय, श्री विनय कुमार चौबे माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, विभागीय सचिव और सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी का हम सत नमन करते हैं। 15 नवंबर झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि 2000 साल 15 नवंबर को
झारखंड अलग अलग बनकर आई थी। बहुत संघर्ष के बाद आज हमारे बीच में परम आदरणीय गुरु जी बैठे हुए हैं। उन्होंने लगातार संघर्ष और सभी दलों ने संघर्ष करके झारखंड का अलग राज्य बनाने की जो सोच और विचार अपनाए थे वो 2000 साल के 15 नवंबर पूरी हम लोग ने किया था। आज हम इस इस्तीफा दिवस मना रहे हैं, हर साल मनाते आ रहे हैं। आज हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें देखना होगा इन 23 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। क्या हमारी सपना जो थी वो सपना हमारी पूरी हुई या नहीं हुई, ये सारे चीजों के चिंतन और मंथन करके हमें आगे बढ़ना होगा। यही सोच और विचार के साथ हमें काम करना होगा, तभी ये राज्य सुखी और समृद्धि और आगे को भी बढ़ सकती है। इसीलिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, आम जनता को इस सहभागिता की जरूरत है। हम सब अगर मिलकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने जो झारखंड के लिए जो सपना हम देखे थे वो सपना को निश्चित तौर पर हम साकार करेंगे। यही सोच और विचार के साथ आज 15 नवंबर जो हमारे इस्तीफा दिवस है उस पर हम 2-4 विचार को छोड़ना चाहते हैं। आपको सोचना होगा इन 23 सालों में सरकार आई और गई और फिर नई सरकार बनी है। आप उसको खोजना होगा किन सरकारों ने आपके लिए, उन जनताओं के लिए काम किया है जिन जनताओं ने वोट देकर यहाँ की सरकार बनाने की काम करते हैं और वो सोचते हैं कि सरकार अपनी सरकार है, हमारे लिए दबे हुए कुचले के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, सभी संकट बहुसंकट लोगों के लिए, सभी के लिए काम करेंगे। वही से सरकार हमें कब मिला था और खुद हमारे लिए काम क्या है, इस बात में आपको भी सोचना होगा। मैं अपनी सरकार के बारे में 2-4 शब्द बोलकर अपने विचारों को समाप्त करना चाहते हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो सोचे थे कि मैं लगातार कुछ देर तक हम बोलते रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत देरों से आप लोग यहां पर आए हैं, इसीलिए मैं संक्षेप में कुछ शब्दों में अपनी बातों को रखने की काम हम करेंगे। भाइयों, हम कहना चाहते हैं कि 2019 के अंत में हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद आज लगातार 4 साल तक हम लोग काम किए। ये 4 सालों में अगर आप सही माने पर उसका अगर विश्लेषण कीजिएगा, अगर उसका पोस्टमार्टम कीजिएगा तो आपको देखने मिलेगा सिर्फ 2-2.5 साल सिर्फ हम लोग काम कर पाए, बाकी 1.5-2 साल जो है कोरोना महामारी में हम काम नहीं कर पाए। हमारे काम की शुरुआत जो हम लोगों ने किया था वो सोच और विचार के साथ किए थे। हम ग्रामीण विकास के मंत्री रहते हुए हमने हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन को लेते हुए, अपने सुझाव को देते हुए हमेशा हम तत्पर रहे और उन्होंने भी झारखंड राज्य के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के गांव के लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, उस सुविधा के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर रहे और सहयोग की दिशा में सरकार को आगे चलाने के काम करे, चाहे कोई भी विवाद हो। ये इनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने झारखंड के लिए जो विजन लेकर चले हैं वो विजन में झारखंड आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं 2-4 मिसाल देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यहां पर झारखंड के रहने वाला 70 से 80% लोग कहां रहते हैं, गांव में बसते हैं। गांव के लोगों का अगर हम उत्थान करते हैं, गांव के लोगों के अगर हम विकास करते हैं, गांव के लोगों के चेहरा पर अगर हम मुस्कान लाते हैं तो अव्वल तौर पर हम कह सकते हैं कि 100% झारखंड के लोगों के लिए हमने काम किया। और उसी के तहत हम लोगों ने ग्रामीण विकास के द्वारा हम लोगों ने सड़क बनाने के काम किया कि जब तक हम कनेक्टिविटी पर जोर नहीं देंगे, एक गांव से दूसरे गांव को ब्लॉक से जिला से जोड़ने की काम नहीं करेंगे, तब तक गांव के लोग कुछ सुखी और सबलविन नहीं हो सकता है। आज हम और आप जानते हैं कि हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हम किसी तरह मेहनत करके अपना फसल को उपज करते हैं, लेकिन हमें कोई ग्राहक नहीं मिलता है। हमें पौने दाम में हमें बेचना पड़ता है, इसलिए कि बाहर के लोग जो है, बाहर के जो खरीदार जो है मेरे गांव में नहीं पहुंचता है। इसलिए ग्रामीण विकास विभाग में लगातार प्रयास करते हुए उन सड़कों को जो 10 साल 20 साल पहले कोई भी सरकार उस पर कोई नजर नहीं दिया था, आज गठबंधन की
सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में यह निर्देशित हुआ कि जितनी भी सड़क क्यों ना हो, पुरानी हो, उस सड़क को पहले हम जो मरम्मती करेंगे, नवीकरण करेंगे और यहाँ की तमाम लोगों के लिए एक योजनाबद्ध तरीका से गांव को जो है सफल बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ का एक योजना बनाकर लगातार हम लोग सड़क बनाने की काम हम करते हैं। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने एक नहीं कई योजना की शुरुआत उन्होंने किया है। आप देखे होंगे कि हमारा विभाग से भी 2-4 योजना हम लोग शुरुआत किए थे, वो योजना भी काफी पॉपुलर हुआ है। जो है योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो हम प्लांटेशन करते हैं, वो प्लांटेशन तो हमने किया है, यहाँ की तमाम लोग जानते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के छोटे छोटे तबके के लोगों के जो 2-4 बीघा जमीन था उनको भी फायदा मिला है। और आज फिर नई योजना लाकर जो दोनों पेड़ के बीच में जो जगह छूटा हुआ है उसमें भी आप सब्जी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। उसी तरह उसी दिशा में अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी सोचकर रखा है कि गांव के लोगों को रोजगार से हम कैसे जुड़े। अब वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने अभी जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के नाम लाया है, ये योजना क्या है? उन बच्चों के लिए है जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, वैसे महिला को ले रहे हैं जो मर्द दर्ज होते हैं, शहर की ओर नहीं जा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उस गाड़ी में बैठकर आप सरकार जिला आ सकते हैं, प्रखंड आ सकते हैं। ये जो है हमारी सरकार की उपलब्धि और जो माननीय मुख्यमंत्री इसको करने की काम किया, ताकि जो कनेक्टिविटी हमने बनाया, सड़क जो बनाया, वो सड़क तो बनाया लेकिन उस पर चलने के लिए, आने जाने के लिए हम फिर उसकी भी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। जब 2019 में जब हम नई सरकार बनाए थे तो 85,426 करोड़ का बजट हुआ करता था, लेकिन आज 2023-24 का हम बात करते हैं, उसमें आपको फर्स्ट सप्लीमेंट्री को देखते हुए आप कह सकते हैं कि करीब करीब 128,406 करोड़ रुपया का हमारा बजट है। यानी 2019-20 में जो बजट था वो करीब करीब 1.5 गुना बजट हम बढ़ाने की काम किए। आज हमारे यहाँ 18,000 का लेटर दिया जाएगा और वो लेटर रोजगार को देने के लिए एक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है। एक रिपोर्ट में कहता है कि रोजगार देने में झारखंड प्रदेश हिंदुस्तान के अग्रणी प्रदेश के बराबर में आ गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो पॉलिसी हमारी सरकार ने लगातार लेने की काम किया है, आज जनता को धरातल पर देखने को मिल रहा है। जहां हम रोजगार की बात करते हैं और रोजगार देने के लिए हमारी सरकार सफल हुआ है। आज भी 18,000 ऑफर लेकर दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, उसमें तो हमें रोजगार मिल रहा है। ये काम किया है और ये सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया है कि झारखंड प्रदेश जो है रोजगार देने में आज जो है दूसरे राज्य के बराबरी हो गया। ये सुनकर मुझे खुशी होती है। दोस्तों, मैं अपना बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। अगर आज हम झारखंड सरकार के हेमंत जी के नेतृत्व में सभी विभाग को अगर योजना को अगर हम सुनाने लगे तो कम से कम 1 से सवा घंटा मुझे समय लगेगा। आप लोग जानते हैं यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हमारे मीडिया के साथी मित्र भी बैठे हुए हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार निरंतर अपना काम कर रही है और जनता की सहयोग और आपकी सहयोग जो पत्रकारिता करते हैं उनके सहयोग से हम मिलकर एक झारखंड जो हमारी सोच हमारी विचार थी कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, यही हमारा सोच पर और सोच जो है था, इसी सोच में हम 100% यहाँ के लोगों को लाभ देने सकते हैं। इसीलिए सबको सहयोग की जरूरत है। इन चंद शब्दों के साथ आज स्थापना दिवस में आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप तमाम लोगों ने जो हर उल्लास के साथ
15 नवंबर मनाते आ रहे हैं। आने वाले समय में भी इससे बेहतर आप लोग ऊर्जा के साथ मनाने का मौका मिलेगा। इन चंद शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। झारखंड, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संजीदा पहल है झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण से संबंधित नियोजन अधिनियम 2021 का आना, जो रोजगार के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। रोजगार मेला श्रम विभाग द्वारा जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाना अभूतपूर्व है। श्रम विभाग द्वारा आयोजित इसी रोजगार मेले के स्वर्णिम पलों को देखते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने संजीदा पहल करते हुए झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के रूप में एक मील का पत्थर रखा। ये अधिनियम निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं तथा जिनकी मासिक वेतन 40,000 रुपए तक है। ऐसे पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिससे राज्य के युवाओं को नित्य नवीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं। 18 अगस्त 2023 को चाईबासा में आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न संस्थानों हेतु चयनित 10,093 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। 11 सितंबर 2023 को हजारीबाग में आयोजित रोजगार मेले में 11,850 चयनित युवाओं को मिला ऑफर लेटर। 31 अक्टूबर 2023 को डाल्टनगंज में आयोजित रोजगार मेले में 5,132 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। तीनों प्रमंडलीय रोजगार मेले में कुल 27,075 में से 25,029 झारखंड के युवा हैं। इनमें 10,564 ST व SC हैं। उपलब्धियों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जिसके तहत राज्य के सभी प्रखंडों में ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन का संचालन किया जा रहा है, जहां प्रशिक्षण देकर युवाओं के हुनर को निखारा जा रहा है। वहीं गैर आवासीय अभ्यर्थियों को घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए का परिवहन भत्ता दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद 3 माह के अंदर नियोजित नहीं होने पर युवकों को 1,000 रुपए तथा युवतियों, दिव्यांगों पर लैंगिकों को 1,500 रुपए प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। आज के समारोह में 18,034 ऑफर लेटर प्रदान किए जा रहे हैं। हेमंत सरकार की पहल से खुल रहे अवसरों के द्वार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। तालियां होनी चाहिए। आज के इस अवसर पर 18,034 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, सांकेतिक रूप से आज के इस यादगार मौके पर 6 के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें महोदय। और जोरदार तालियां आपकी ओर से। और उन्हीं तालियों के बीच ये पहला नाम मिसेस खुशबू, रांची से राज हॉस्पिटल में एसोसिएट ICN के रूप में नियुक्ति पत्र इनको प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार होती रहें। आपकी खुशियां आपकी तालियों में नजर आनी चाहिए। अगला नाम नीरज महतो, सरायकेला से पूनम एंटरप्राइजेस CNC ऑपरेटर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां हो आपकी ओर से। अगला नाम केशव सिंह मुंडा, क्योसेरा प्रिसिशन में रांची में जूनियर टेक्नीशियन के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। अगला नाम सोनामणि किस्कू, दुमका से कस्टमर रिलेशन ऑफिसर A to Z कंसल्टेंसी में नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी ना करें आप सभी, बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला नाम लाल बाबू कालिंदी, अल्कर होटल जमशेदपुर में
सीनियर स्टूवर्ड के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां हो। और ये छठा नाम अनुराग पासवान, रांची ओशा मार्टिन में टेक्नीशियन के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र और ये चेहरे पर खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का एवं सभी हमारे अतिथियों का। और एक बार आप सब अपनी खुशियां अपने अपने हाथों में जो नियुक्ति पत्र आप लिए हुए हैं, एक बार जोरदार हवा में लहराकर अपनी खुशियां जाहिर कर दें। ये है खुशियां इन सबकी। बिल्कुल, और नियुक्तियों का सिलसिला कभी थमेगा नहीं। आगे ऐसे ही हजारों हजार युवक युवतियां ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में उपस्थित देवी और सज्जनों, मुझे आपको ये बताते हुए बेइंतहा खुशी हो रही है। क्या बात है, सिर्फ खुशियां, सिर्फ नियुक्तियां, नियुक्तियां और नियुक्तियां। ये है बदलते झारखंड की बदलती और खुशनुमा सी तस्वीर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे आपके समक्ष ये बात रखते हुए खुशी हो रही है कि आज के दिन पूरी फिजाओं में एक आह्वान है कि हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर दरवाजे पर हो विकास की आहट, ना हो कोई बेबस और लाचार। यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास। और इसी प्रयास में बेहद ईमानदार और शानदार तरीके से लगे हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपके उद्बोधन हेतु जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी को जोहार। आज के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित यहां झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्ण जी, यहां उपस्थित हम सबके अभिभावक, अलग राज्य के निर्माता आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी, यहां उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, उपस्थित समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी जी, डीजीपी साहब, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित कई हमारे विधायक साथी, मंत्री, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण और विशेषकर यहां उपस्थित आप सभी नौजवान साथी, मीडिया कर्मी, आप सबको इस स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सबको जोहार करता हूं। आप सबको मालूम है और झारखंड के साथ साथ अब पूरे देश को मालूम हो चुका है कि आज का दिन कितना महत्व है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना और इस राज को लेने के लिए, इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई। और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है।
और आज इस राज्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल को और उनके वहां मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और आज एक जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने भी एक आगाज किया है। आज संयोग से ये कार्यक्रम हम लोगों का विलंब से होने का वजह भी वो एक था कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे राज्य में थे और इस वजह से थोड़ा आज हमारा ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ। हम सब जानते हैं झारखंड एक पिछड़े राज्यों में गिनती में लगभग पहले पायदान पर है, आदिवासी बहुल राज्य भी है और इस राज्य में पिछड़ापन सिर्फ गरीबी का ही नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरीके के पिछड़ापन इस राज्य में आपको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे इस राज्य के जो जनता है, यहां राज्य में जो रहने वाले मूलवासी आदिवासी हैं वही पिछड़े हैं, लेकिन यहां की प्राकृतिक व्यवस्था में कोई पिछड़ापन नहीं है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी जल जंगल जमीन का एक बहुत बड़ा कहेंगे कि लगभग झाड़ जंगल को भी मिला ले तो 50% जमीन घिरा हुआ है। और अब अलग राज्य होने के बाद थोड़ी सी यहां जनसंख्या बढ़ी, कई लोग बाहर से आकर के भी यहां पर अपना गुजर बसर लोगों ने करना शुरू किया, नहीं तो बहुत छोटा संख्या यहां पर मूलवासी आदिवासियों का हुआ करता था। उसके बावजूद भी यहां पर बोकारो स्टील प्लांट जैसा उद्योग लगा, यहां एचएससी जैसा उद्योग लगा, यहां टाटा स्टील जैसा उद्योग लगा, यहां कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने काम किया और अभी कर भी रहे हैं। उसके बावजूद यहां के आम लोगों में जो पिछड़ापन रहा है वो देश में सबसे अधिक रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, अगर हम उस पर आगे चले तो आज चर्चा करते करते दिन बीत जाएगा, लेकिन आप पीछे की ओर देखने के बजाय आगे कैसे बेहतर हो इस पर सोचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही मिलेगा, और जिन लोगों ने ये गंदगी फैलाई उनको भी अब सजा मिला हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद से दूसरे घंटे से ही सरकार को लोग गिरा रहे हैं।
4 साल हो गए सरकार को, हमारे सरकार की बने हुए, और ये राज अलग हुए 23 साल हो गए। और 23 साल का जो मंजर रहा, लोग यहां वो भी दिन लोगों ने देखा जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। और यही राज है जहां रिकॉर्ड समय में जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज के सेवा में लगाने का भी काम किया। सरकार की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ा करना सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक। हमारा 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक खेती बाड़ी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हम लोगों ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, वो आप सबको मालूम है। और नहीं मालूम है तो अभी पुनः आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, आपके दरवाजे पे जा रही है, वहां आप पता कर लें। 20 सालों 23 सालों के अंदर, अभी जो वर्तमान 4 साल के अंदर जो एक परिवर्तन हम लोगों ने करने का प्रयास किया है कि आज के दिन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। पदाधिकारी तो जाते ही नहीं थे, बल्कि ग्रामीण लोग भी पदाधिकारी तक नहीं आता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज के दिन में भी उसका ब्लॉक का बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, नहीं मालूम। यहां तक कि उसका मुखिया कौन है, उसका एमएलए कौन है, उसका एमपी कौन है, यह भी नहीं जानता है। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए एक अभिशाप के बराबर है। इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार अब राज्य के विकास से कोसों दूर, जहां सरकार की ना योजना जाती है, ना आवाजें जाती है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, अब उसके दरवाजे में भी सरकार जाएगी और उसका अधिकार उसके दरवाजे में पहुंचाने का काम करेगी। और आज इसको लेकर हम लोगों ने पुनः एक बार आप लोगों ने देखा कि सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 लाख से अधिक गांव की समस्याओं का दरखास्त हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्लॉक लेवल में लोग का पहुंचना, लोग नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इन काम को करना प्रारंभ किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना प्रारंभ किया। और पहला समाधान के रूप में उन कैंपों के माध्यम से सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय था कि आज इस राज्य में सर्वजन पेंशन को लागू करना। आज इस राज्य में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है, कोई ऐसा विधवा महिला नहीं मिलेगी जिसको पेंशन नहीं मिलता, कोई ऐसा विकलांग नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता। उस कैंप का पहला परिणाम, और उसके बाद कई सारी चीजें, रोजगार के बिरसा हरित ग्राम के योजना के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन
में बागवानी फलदार वृक्ष लगाने की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से आप खुद स्वरोजगार कर अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल के राह पर और मजबूती से आगे बढ़ने की एक मजबूत कवायद हम लोगों ने शुरू किया। नहीं तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में 5वां, 7वां, 8वां क्लास पढ़ाई होता नहीं था लड़कियों का, मां बाप लोग दूल्हा ढूंढने शुरू कर देता था। अब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उन बच्चियों का और अपने बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा अब राज्य सरकार अपने कंधे पर लेगी, ताकि यहां के हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। कभी आप लोगों ने सुना था कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा का बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा? किसी का मां बाप ये सपना देख सकता था? कोई नौजवान सपना देख सकता था? कभी नहीं देख सकता था। लेकिन आपकी सरकार ने आज के दिन में सरकार पूरे खर्चे देकर यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भी भेज रहा है। इसलिए आप ही लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर जितने भी उद्योग लगेंगे, उन सभी उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति होगी। ये उन कंपनियों को गारंटी देना होगा, तभी वो कंपनी लगेगी। नहीं तो ऐसे नौकरी भी मांगने से ये कंपनियां भी नहीं देती है। आज श्रम विभाग जो बिल्कुल ही इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, वो एक डिफंग पड़ा हुआ था। अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी। लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया। और इतना कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो अब दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है। और हम यही चाहते हैं। हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यहां के लोगों के, यहां के नौजवानों के, यहां के किसानों के, यहां के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान हो। आज जिस तरीके से शहरों में भी आप देखेंगे, रांची शहर में अलग अलग जगहों पर कितने बड़े पैमाने पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और कितनी तेजी से काम चल रहा है। क्या 23 साल पहले कभी आप लोगों ने ये ऐसी स्थिति यहां पर देखी? आज मुझे लगता है कि विगत वर्षों में सरकार यहां आई गई, लेकिन राज्य के प्रति उनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य रही। आज किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर आज हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से 30 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा। पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया। हम लोगों ने हरा राशन कार्ड 20 लाख अतिरिक्त राज्य में गरीबों को बांटने का काम किया।
60 लाख से अधिक धोती साड़ी लुंगी लोगों को दिया जा रहा है। कई ऐसी चीजें और तो और यहां हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख में सरकार खड़ी रहती है। चाहे राज्य के अंदर कोई मजदूर की बात हो, कोई ग्रामीण की बात हो, कोई किसान की बात हो, चाहे राज्य के बाहर की बात हो। आप लोगों ने कल परसों ये खबर में सुना, उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, वहां 12-13 मजदूर हमारे अंदर जाके फंस गए। तुरंत हम लोगों ने यहां से पदाधिकारियों को रवाना किया और अभी सुरक्षित निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना में हम लोगों ने अपने मजदूरों को, ये देश का पहला राज्य है जहां मजदूरों को मरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया था। तो साथियों, यहां कई हम लोगों के स्कूल आप लोग देख रहे होंगे, नए स्कूल बन रहे हैं। 80 एक्सीलेंस स्कूल हम लोगों ने बनाया, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर वहां शिक्षा आप लोग को दी जाएगी। आप लोगों के जो वेलफेयर के कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, वो एक बार बनने के बाद कभी दोबारा उसमें रंगाई पुताई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भले वो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, लेकिन कभी सरकार ने उसकी शुद्धि नहीं ली। लेकिन आज कल्याण विभाग पूरे राज्य के कल्याण विभाग के हॉस्टलों को पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार करने के काम में लगी है। और जो कल्याण विभाग के हॉस्टलों में बच्चे पढ़ते थे, रहने के लिए वहां रहते थे और पढ़ाई करते थे, अपने अपने गांव से, घर से कोई दाल लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई राशन, कोई लकड़ी लेके आता था, कोई बर्तन लेके आता था, और खुद पकाओ, खुद खाओ और खुद पढ़ो और खुद सारा काम करो। पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, दिन भर उसको खाना बनाने में लगता। आने वाले समय में हम उन योजनाओं के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं कि उन कल्याण विभाग के स्कूलों में हम लोग चौकीदार भी देंगे और वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी आप लोगों को मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अभी इस कैंप जो अभी सरकार आपके द्वार चलेगा, उसके माध्यम से आपको ये कार्ड भी मिलेगा। आपको ये कार्ड भी मिलेगा जिससे आपको कोई बेहतर शिक्षा के लिए सरकार से सहायता राशि की आवश्यकता होगी, वो सरकार अविलंब उपलब्ध कराएगी। और आपको पता ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण सड़कें हम लोगों की कितनी खराब हुआ करती थी। केंद्र सरकार भी, अब स्थिति यह है कि जहां केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर थोड़ा सा सौतेलापन दिखता है। गरीबों के लिए आवास जो हमारे पास और 8 लाख, 8.5 लाख गरीबों को आवास देने की बात थी, वो भी हमें स्वीकृति नहीं मिली। आज इसी के लिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी पर उन छूटे हुए 8 लाख गरीब परिवारों को अब वो आवास के नाम से सरकार अपना योजना से 3 कमरे का मकान बना के देने की योजना तैयार कर रही है, जिसका आवेदन भी आपको सरकार आपके द्वार के माध्यम से लिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। आबुआ, बीर आबुआ दिसौम योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिससे वन पट्टा, जहां लोग भूमिहीन है, जहां लोग वन पट्टा के अधिकार रखते हैं, उनको वन पट्टा दिया जाएगा। ये भी एक हम लोगों ने सेचुरेट करने का एक निर्णय लिया है कि वन पट्टा पूरा का पूरा, जितने भी राज्य में वन पट्टा के दरखास्त है, उसका अविलंब निष्पादन किया जाए। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम अभी भी कहें, जैसा मंत्री जी ने कहा, तो हमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे
आदरणीय मुख्य अतिथि गवर्नर साहब जी को भी बोलना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ के नौजवान जिनको आज ऑफर लेटर मिला है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, और बहुत धन्यवाद आपके शानदार प्रयासों के लिए। और अब एक और नई योजना के शुभारंभ का समय है। सबके पास हो घर अपना, सबका पूरा हो सपना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए पक्का मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रोटी कपड़ा के साथ ही आवास की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही है हमारी सरकार। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर अबुआ आवास योजना का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आवास योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, ठीक है केंद्र नहीं देगी मदद, लेकिन राज्य सरकार अपने ताकत पर बचे हुए 8 लाख लोगों को अबुआ आवास के नाम से नई योजना देगी, जहां पहले के प्रधानमंत्री आवास से बेहतर आवास बना के देगी। योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3,50,000 एवं 2025-26 में 2,50,000 पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा। 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण होगा। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों सहित स्वच्छ रसोई पक्का घर का प्रावधान किया गया है। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही अबुआ आवास योजना हेतु वेबसाइट, पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, टोल फ्री नंबर एवं ग्रीवियंस मॉनिटरिंग एंड रिड्रेसल सिस्टम तथा विभागीय ई रूरल असेट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा अनुश्रवण प्रणाली का शुभारंभ किया जा रहा है। रोटी और कपड़ा के बाद अब आवास उपलब्ध करा रही हेमंत सरकार। अपनी ताकत पर बेहतर आवास देने के साथ साथ सड़क परिवहन के मद्देनजर ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में चाहे वो स्कूल हो, बाजार हो, अस्पताल हो, आवागमन सुलभ हो, इस इरादे के साथ कि नया आरंभ, नई शुरुआत, नए जोश और नई प्रेरणा के साथ मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ के लिए अब सादर आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ। सड़क परिवहन किसी भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन एवं आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का ध्येय है कि छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक आना जाना आसान हो। इस उद्देश्य से सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारियों को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। वहीं वाहन मालिकों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस योजना के तहत संचालित किए जाने वाले वाहनों को पथकर भुगतान से छूट प्रदान की गई है तथा अन्य शुल्क जैसे परमिट, निबंधन, फिटनेस इत्यादि के रूप में वाहन मालिकों को केवल 1 रुपए का भुगतान करना होगा। योजना के लाभुकों को नए वाहन क्रय पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी 5 वर्षों तक दी जाएगी। पथकर 100% विमुक्ति, परमिट शुल्क 1 रुपए, नए वाहन हेतु निबंधन शुल्क 1 रुपए, फिटनेस टेस्ट शुल्क 1 रुपए, परमिट आवेदन शुल्क 1 रुपए। हेमंत सरकार के चट्टानी इरादे से राज्य के दूर दराज इलाके में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था मजबूत हो रही है और साथ ही ग्रामीण कनेक्टिविटी को बल मिला है।
नजर रखते हुए खास पहलू ये कि हमारे राज्य की बालिकाएं, हमारी किशोरियां हर तरह से पढ़ाई लिखाई करके आत्मनिर्भर हों, और इसके लिए ये योजना है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। मैं अब सादर निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया 2023-24 के लिए 5,55,652 किशोरियों के लिए 261 करोड़ 2,75,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण करने की कृपा करें महोदय। पूर्व उपलब्धि हासिल की है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर पदक विजेताओं को राज्य के गौरव बढ़ाने पर सम्मानित किया जाना है। आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी, आपको बताना है कि 6 स्वर्ण में 4 स्वर्ण लॉन बॉल खेल में जो ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, एवं 2 स्वर्ण आर्चरी में दीपिका कुमारी एवं मृणाल चौहान द्वारा प्राप्त किया गया है। दोनों ही अभी चल रहे अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। ओलंपिक खेलों में शामिल सूची में सन्निहित खेलों में से पदक विजेताओं के लिए चयनित आज सुश्री कोमालिका बारी तीरंदाजी रजत पदक विजेता को सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 70 खिलाड़ियों के बीच आज 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना है। सांकेतिक रूप से 4 खिलाड़ियों को ये सम्मान राशि प्रदान करने हेतु सादर आग्रह पुनः करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से। और आपकी जोरदार तालियां हमारे इन महान खिलाड़ियों के लिए। सुश्री निक्की प्रधान, गांव हेसल, प्रखंड मुरहू, जिला कोटी, और सुश्री सलीमा टेटे, गांव बड़की छापर, प्रखंड सिमडेगा, सदर जिला सिमडेगा, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक झारखंड में आयोजित झारखंड एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। इनके द्वारा जोरदार तालियां इनके लिए। इनकी उपलब्धि के लिए झारखंड सरकार की नकद पुरस्कार राशि नीति के तहत 7 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। अगला नाम सुश्री कोमालिका बारी, बिरसा नगर, जमशेदपुर ने 37वीं राष्ट्रीय खेल गोवा 2023 में तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इनकी इस उपलब्धि के लिए। झारखंड सरकार नकद पुरस्कार राशि नीति के तहत 3 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। और अगला नाम सुश्री आशा किरण बादला, तालियां होती रहे। एथलेटिक्स खिलाड़ी 62वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 800 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और एशियन यूथ अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 800 मीटर दौड़ में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, कुल 5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का। और अब उम्मीदों से भरा आज का ये दिन, सौगातों से भरा है आज का ये समारोह। और सौगातों के इसी कड़ी में 1,714 करोड़ की लागत राशि की कुल 2029 योजनाओं के शुभ उद्घाटन का ये समय है। मैं सादर आग्रह करना चाहती हूँ मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन योजनाओं का शुभारंभ करने की कृपा की जाए, उद्घाटन करने की कृपा की जाए। शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और वो शिलापट्ट योजनाओं का पूरा विवरण यहाँ पर अंकित है। ये है राज्य विकास को नई दिशा देने वाली योजनाओं का
शिलान्यास करने की कृपा की जाए और ये शिलान्यास जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करने हेतु। और अब आज के इस यादगार मौके पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय से आपके आशीर्वचनों के लिए। Sometimes I will deviate, then you listen and but I will give you little bit. The parallel is too long, I will give you 2, 3 or 1 by 2. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most merciful and the most powerful. मैं सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में अपनी वंदना करता हूं, स्पर्श करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं भारत माता को। Today, the most important day in the history of our state, Jharkhand, our Bhagavan Birsa Mundaji's birthday, and that day is the foundation day of Jharkhand also. And our Pradhan Mandri, myself and our Chief Minister, we Arjun Mundaji, the Union Minister, and Annaporni ji, all are together in the morning that Birsa Mundaji's birthday is being declared as the tribal day of the nation. आज का दिन झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज राज्य का स्थापना दिवस है। इसके साथ ही आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन झारखंड की धरती पर हुआ और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और अन्य गणमान्य अतिथि गणों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। So this day becomes more and more historical day in the life of every Jharkhand citizen. इसलिए आज का ये दिन समस्त झारखंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। I am really proud to share the dais on this day with our Honorable Chief Minister Sri Hemant Soren ji, who is presiding over this August event, and the most senior, one of the most senior political leader in the country. My colleague, when I was the member of parliament in the 2000, and honorable member of Rajya Sabha today, Sri Man, whom we call as Guruji, Sibu Chorenji, honorable ministers on the dais, honorable members of the parliament, honorable members of the Jharkhand Legislative Assembly, officers of Jharkhand government, my good friends from print and media, Bhai Begno, and to everyone, Jogar. आज मैं इस मंच को साझा करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। आज हमारे बीच राज्य के मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं, उनकी उपस्थिति है। हमारे बीच अन्य गणमान्य अतिथि गणों की उपस्थिति है और आप तमाम लोगों की उपस्थिति है। आप सभी को मैं जोहार कहता हूं। The 15th November brings us double rejoice and elation as on this day our Dharti Abba, our great leader Bhagavan Birsa Munda take birth on this holy land. I pay homage to Bhagavan Birsa Munda ji, the great freedom fighter who has lived only for 25 years,
but made a history for another 25,000 years. 15 नवंबर का ये दिन हमारे लिए दोहरी खुशियां लेकर आता है, क्योंकि आज ही के दिन राज्य का स्थापना दिवस है और धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन आने वाले कई 2500 वर्षों तक ये राष्ट्र उन्हें याद करता रहेगा। Today we are entering into the 24th year of the formation of our state. In the last 23 years of our state has established a new dimension in development being added. I am sure there is a bright future for our state, Jharkhand. आज हम झारखंड राज्य की स्थापना के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य में ने पिछले 23 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के साथ ही झारखंड ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुझे उम्मीद है झारखंड विकास के लिए ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। Yes, we all know that today both central and state has announced a lot of schemes for the development of Jharkhand. Today myself here on this dais, myself and our chief minister has inaugurated lot of development schemes for the youngsters to come up, for the small scale industries, to the beneficiaries of scholarships, beneficiaries for sports persons, and we are declaring a housing scheme. So many schemes have been announced by our state government. आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसके साथ ही हमारी राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कई लाभकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभ उद्घाटन किया गया है, उनकी घोषणाएं की गई हैं। Today, our Pradhan Mantri Shriman Narendra Modi ji has announced and launched a 24,000 crore initiative aimed at enhancing the well-being of our tribal community. आज हमारे लिए बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल लोगों के लिए, हमारे जनजातीय समुदाय के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। Today morning, myself, our Pradhan Mantri, our central ministers and our chief minister all visited Uliyatu, the birthplace of our great warrior Bhagwan Sri Birsa Munda ji. Our prime minister became the first prime minister who ever visited the Uliyatu, that he made a history today again. आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय और कई सारे लोगों ने बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उलीहातू का परिभ्रमण किया और वहां गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म स्थली तक पहुंचे हैं। So both state and the central governments are keen about developing the Jharkhand state. We must all utilize the beneficiary schemes announced by both the states, at the center government and also the state government. केंद्र और राज्य की सरकारें राज्य विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर रही हैं, उनकी उद्घोषणाएं कर रही हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। And I wish all the beneficiaries who got the appointment today, who are going to contribute a lot in the development of the state as well as the development of the country. मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों को आज यहां पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो राज्य के साथ ही राष्ट्र विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। We all know our Jharkhand is the richest state in the Mother Bharat, and we must utilize all the resources for the development of the poor people living in our Jharkhand.
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा झारखंड राज्य खनिज संपदा में एक धनी राज्य है, जिसका प्रयोग हम राज्य विकास के लिए कर सकते हैं। The state government is taking every step to solve the basic issues concerning the people. The issues of education, health, poverty, unemployment and migration can be resolved only when we consciously work together to solve these problems. हमारी राज्य की सरकार बहुत सारी योजनाएं लाकर समस्याओं के समाधान में लगी हुई है। राज्य में बेरोजगारी और पलायन की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों को भरने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। Education is the right tool to open the gates, and I have visited so many schools. The Chief Minister's School of Excellence is working very well. Like that, the central government has also sanctioned the maximum number of Eklavya schools to our state to provide access to the quality education for every child. मैंने राज्य के कई उत्कृष्ट विद्यालयों का परिभ्रमण किया है और वहां की स्थिति को देखकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उनकी स्थिति वाकई बहुत अच्छी है। यहां हमारे राज्य में एकलव्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर भी हम क्वालिटी एजुकेशन को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और बढ़ावा दे सकते हैं। First time the state government has introduced the Guruji student credit card scheme, which is giving a credit limit of rupees 15 lakh made available to the students at a meager, very meager rate of interest of 4% per annum. पहली बार हमारी राज्य की सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैंक के माध्यम से बच्चों को अधिकतम 15 लाख रुपए की राशि 4% के मिनिमम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। We want all our Jharkhand students to be able to compete with the others in the competitive examinations so that they get into medical, engineering, the professional courses. They will become IPS, IAS officers in the future. For that, there is a free of cost under Mukhyamantri Shiksha Protsaran Yojana. Under this scheme, students are given free coaching and a stipend of rupees 2,500 per month during this coaching period. हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और दुनिया भर के विद्यार्थियों से वो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रुपया प्रति माह का भुगतान भी उन्हें किया जाना एक अच्छी पहल है। The state government has made it mandatory for the private companies too that they should provide jobs up to rupees 40,000 per month to the local youths only, so that the local youth is getting the employment opportunities more. ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर हमारे राज्य में यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण देने की बात कही गई है ताकि वो अपने आप को आर्थिक रूप से सबल बना सकें। Government has started Birsa Yojana, in which the rural youth are being trained and certified. And being trained and certified, if they don't get the job for more than 3 months, that male will get rupees 1,000 per month, and the female, specially abled transgenders, will respectively get 1,500 per month for a year through DPT. ये अच्छी बात है कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु हमारी सरकार ने बिरसा योजना की शुरुआत की है। वर्तमान में राज्य के कुल 80 प्रखंडों में ये योजना संचालित है, जहां पर युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण दिया जा रहा है और अनियोजित होने की स्थिति में उन्हें प्रति माह सहायता राशि भी दी जा रही है। And today we have inaugurated another housing scheme sponsored by the state, Abu Awas Yojana, to 8 lakh families. Under this scheme,
beneficiary will get rupees 2 lakh as government contribution to construct a Pakka house in 31 square meter with a kitchen and 3 rooms. आज ही के दिन हमारे द्वारा सभी परिवारों के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को राज्य संपोषित अव्वा आवास योजना से लाभान्वित करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे लाभुकों को 31 वर्ग मीटर में रसोई घर सहित 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाना है। Mandraga program is being modified. 95 man days payment will be made for construction of the toilet under Swachh Bharat mission. That will help 2.5 lakh houses in the coming financial year. मनरेगा में भी और सुधार किया गया है तथा 95 मानव दिवस की मजदूरी तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का लाभ भी दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आवास का निर्माण किए जाने का कार्य तत्परता से जारी है। And today the third phase of आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दवार is being started. That will take care of the poor people. और आज ही के दिन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी। Today, the capital of our Ranchi is being well connected with the neighboring states' capitals like Calcutta and Patna by Vande Bharat trains. I am hope and I assure you that further such speedy, established trains will be getting introduced, and I am very glad that the PM has declared that the 100% electrification of our Jharkhand railway line is completed. आज हमारी रांची पटना एवं हावड़ा से वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ गई है। भविष्य में राज्य के अन्य जगहों को भी वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये माना है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि रेलवे का 100% विद्युतीकरण हमारे राज्य में कर लिया जाएगा। Everybody wants to empower the woman, and our government today has announced a new scheme for the self-reliance of the woman, Ajviga mission. Through financial inclusion and training, women are being made self-dependent. आज पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उन्हें आजीविका मिशन से जोड़ा जा रहा है ताकि वे गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलकर अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकें। A new scheme to run in the name of our great legendary Pulojano Ashirwad Yojana. More than 32,000 women have quit selling their Hariya Daru and have started other respectable business for their living, and their livelihood has been taken care. हमारे राज्य की स्वतंत्रता सेनानी फूलो झानो के नाम से हमारे राज्य में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 32,000 से अधिक महिलाएं दारू हड़िया की बिक्री छोड़कर अब सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जुड़ चुकी हैं। The primitive tribes welfare being taken care. We got a 2.5 lakh population of SPT tribes. That group has to be taken care and special attention being taken to safeguard their lives. राज्य में आदिम जनजाति की संख्या भी बहुत अधिक है। 2.5 लाख इनकी आबादी है, जिनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। Mobile rural clinic scheme has been launched to provide better health facilities to primitive tribes under the Jharkhand Swasthya Pragari scheme. Satya Didi are given extra incentives on the basis of their performance.
राज्य के आदिम जनजाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निमित्त वर्ष 2023-24 में चलंत ग्राम क्लिनिक योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामीण सहियाओं के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर जन जन तक स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। So we want a green Jharkhand, a clean Jharkhand. Under the Swachh Bharat Mission Rural Phase 2, toilets are being made for those families which have come out of the joint family and are living separately. Community toilets are being developed at various locations under ODF plus management of solid and liquid waste is also being done. हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड राज्य स्वस्थ हो। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत उन परिवारों के लिए अलग से शौचालय बनाने की व्यवस्था की जा रही है जो परिवार संयुक्त परिवार से अलग होकर अपने एकीकृत परिवार में अभी रह रहे हैं। The central government has launched a Jal Jeevan mission to provide safe and potable water to all the villages. Our coverage of tap water has been increased from 6% in the 2019 to 45% in the last 4 years. We need to provide special inputs to this scheme to saturate all households with piped water supply, that is protected water, protect us from the diseases. केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी गांवों तक सुरक्षित एवं पीने योग्य पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारे राज्य में 2019 से अब तक पिछले 4 वर्षों में नलों के माध्यम से जलापूर्ति का प्रतिशत 6% से बढ़कर 45 तक हो गया है। इसे 100% करने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। In spite of all our efforts, still Jharkhand is number 2 state as far as the economical development is concerned, not from the top but from the bottom. In the next 5 years, we all must work together. We must forget about our caste difference. We must forget about our religious difference. The elections will come, parties will fight. Once the election is over, we must all join together and with one single platform, that is development, development, development. With all the resources what we have today, definitely Jharkhand will become number 2 from the top, the list. That is our ultimate aim and that is our sankalpa today. That is the oath we have to take in our heart today and we all must move towards it. That is the real homage we are paying to the Birsa Munda who laid his life at the age of 25 for this nation and for Jharkhand. सरकार के द्वारा किए जा रहे अनेक प्रयासों के बावजूद भी हमें इस बात का दुख है कि आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में झारखंड नीचे से दूसरे पायदान में है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने जातिगत भावनाओं से, अपने सांप्रदायिक भावनाओं से और अपने राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं और जब भी हमें मौका मिले हम एक साझा प्रयास करें ताकि झारखंड आर्थिक समृद्धि के रूप में ऊपर से दूसरे या पहले नंबर पर आए और हमारे यही प्रयास धरती आबा बिरसा मुंडा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। I once again pray to God for the beneficiaries who got the appointment today. They must get every wealth, health and happiness in their life. With these words, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand, Johar to everyone. एक बार फिर राज्य विकास के दृढ़ संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। झारखंड आगे बढ़ेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से जोहार कहता हूं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय राज्यपाल महोदय के लिए, इन ऊर्जावान विचारों के लिए और झारखंड विकास की इस समग्र सोच के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब आज के
इस अवसर की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का ये चित्र नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ये स्मृति स्वरूप, ये चित्र, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज भी बनी रहे। और अगला आग्रह आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। एक वृहद आयोजन के गवाह बन रहे हैं हम और आप, जिसका ये अंतिम पड़ाव है और यहाँ स्मृति हमारे चिन्ह प्रदान बीच किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल मैम से निवेदन करती हूँ, कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को। तालियां आपकी ओर से स्मृति स्वरूप जोरदार हो। माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच, मैं उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह करती हूं स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु। तालियां आपकी ओर से जोरदार हों। हमारे बीच श्री राजेश ठाकुर जी, राज्य समन्वय समिति के सदस्य, मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राजेश ठाकुर जी का ये सम्मान, ये स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद सर। और एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राज्य स्थापना दिवस का ये भव्य समारोह अपने समापन पर, लेकिन इसके बाद एक बहुत सुंदर सी शाम सजी हुई है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। कहीं मत जाइएगा, भरपूर एंजॉय कीजिएगा। हमारे स्थानीय कलाकार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आज इस शाम को सजाने के लिए आपके बीच आएंगे। हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक बार जोरदार तरीके से आप भी अभिवादन करें माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का। जोरदार तालियों के साथ आभार और धन्यवाद प्रकट करें और शुभकामनाएं फिर से एक बार आप सभी को हम सबकी ओर से। और आप सभी यहीं बने रहेंगे, बस अब से थोड़ी ही देर में हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। हमारा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के तहत हमारा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय आपके लिए लेकर आ रहा है एक Media houses can play havoc with the exit poll, fake news, deep fakes. This will be the biggest challenge before the Election Commission, because during that election period, the jurisdiction of all the courts is barred.
Not even Supreme Court can interfere. Election Commission is always fair because Election Commission's every decision goes up to the Supreme Court. So they just cannot afford to yield under any pressure. Whenever there is a challenge before the Election Commission in conduct of free and fair elections, Chief Election Commissioner is not supposed to pray to the God to give powers to deal with that challenge. Whatever he does within the existing legal framework, that becomes the law. Britishers, while leaving, they said that you are doomed, but we proved them wrong. Electoral roll was finished in time from 4 crore to 17 crore. In our country, a legislator starts his or her career by submitting a lie to the Election Commission in the form of expenditure statement. One thing which has made booth capturing redundant. It can't happen with EVM because every vote will take 20 seconds. Whereas with the ballot, you can just take the booklet, tuck, and putting in the ballot box. It is not really well founded that voter buying will succeed. Our voter is mature. It is recognized world over that Election Commission of India, they deliver free, fair and credible election without succumbing to any kind of pressure. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Bhopal, which is the capital of the state of Madhya Pradesh. The state goes to polls this year, a few months before the general elections of 2024. Now, while all TV channels will be showing you debates and campaigning wall to wall, there is actually talk about how elections are conducted in India. While globally people are amazed about what a mammoth task it is to conduct elections in a country with a population of 1.4 billion people and that we conduct it fair and square, there are also some troubling aspects to elections in India. Some loopholes that political parties exploit, such as the use of money power. My guest today is a person who has served as the 22nd Chief Election Commissioner of India and is an IAS officer from the Madhya Pradesh cadre. The conversation would be about the role of the Election Commission of India. Mr. O.P. Rawat, in his tenure as Election Commissioner, has monitored General Assembly elections in 14 Indian states. Mr. Rawat, thank you so much for being part of the podcast. Madhya Pradesh goes to polls this year, a few months before the general election. So I will speak to you about Madhya Pradesh too. But I want to begin with talking about West Bengal Panchayat elections. Many of us were shocked to see the visuals. And everybody wonders why is it that electronic voting machines, EVMs, are not used for Panchayat elections. That would have ensured free and fair elections, or at least in some manner. We just saw the conclusion of the Panchayat elections in West Bengal and the bizarre visuals of people stealing ballot boxes. 52 people died, repolling ordered in 600 booths. It's a throwback to the era of booth capturing and bogus voting of 30 years back. Why is it that electronic voting machines are not used in Panchayat elections? Thanks for calling me. West Bengal is not very peculiar about Panchayat elections being violent. Panchayat elections are local elections where stakes are very high and people fight it tooth and nail. Therefore, and recently the money given to panchayats for development works has grown multifold. From just about 5 lakhs or 10 lakhs, it is now 5 crores, 10 crores. And then benefits, the benefit schemes, panchayat has to decide as to who will be the beneficiary of these schemes. Therefore, the stakes become very high and they really fight tooth and nail. So violence is everywhere. Even in Madhya Pradesh, if you see panchayat elections, there are deaths, there are skirmishes, there are other events. Only thing is that EVMs, earlier these used to be given to state election commissions by Election Commission of India. But when we found that anything going wrong there because of the administrative lapses was being projected against the EVM, that EVM is not reliable, it can be tampered. So Election Commission decided no, we will not allow this to happen because their administrative system is not in fact taking care of all the aspects of EVM security. So
That's why they are So doing. why can't central forces be used for, because central forces are in charge of maintaining law and order when assembly elections and central elections are held. Why can't central forces be deployed for urban local body elections or panchayat elections, which is the rural election? Yes, certainly they should be employed, but what happens that central forces, if any state requisitions, they have to make payment for it, which is huge. And state governments may not be able to afford, and therefore they don't call central forces to begin with. But when High Court of West Bengal ordered that you call so many companies of central forces, then a State Election Commission requisition, because he was backed by the High Court order that a state government willy-nilly will have to pay. That is what happens. Otherwise, if state government is ready to pay and state election commissioners are empowered enough, like Election Commission of India, then they will always seek central forces and deploy as Election Commission does it. Right. So what is the solution to fake voting and voter intimidation? Not just for panchayat, I'm talking about general elections, about state elections, because we've seen that there is voter intimidation which happens. So what is the solution to that? Actually, in Lok Sabha and assembly elections, these things are gone, in fact. Very, very rare incidents of intimidation or fake voting, because EVM and VVPAT combined and voter recognition systems put in place. In fact, now after the amendment to the law, even biometrics are available to Election Commission. Voluntary linking of Aadhaar with the voter ID. In Madhya Pradesh, a little more than 5 crore voters are there, and 4.90 voters have already linked voluntarily. So that kind of identification will be possible. And that is why Election Commission demonstrated remote voting machine, that even the migrant workers who go temporarily from their homes to Punjab, Haryana or other places for seasonal work, they can be afforded to vote from there itself. How does that happen? This remote voting machine they have devised, it can carry multiple constituencies data and ballots. So it's the machine is sent, or how does it work? There's a physical machine which is sent to various states. Yeah, depending on registration. Like all those people who are working temporarily outside their polling station area, they have to inform the returning officer that they will be in this area during polling. Okay. And therefore, they should be provided opportunity to vote from there. So, returning officer will have the data as to how many voters are where. And then the feasibility for setting up a polling station there worked out. A voting machine will be put there. Suppose there are 20 constituencies voters there. So 20 constituencies data will be put in that machine, and it can be sent there with the parties requested to provide their polling agents and biometrics for recognition or identification of the voters. Because a lot of misuse happens. You see, what happens is, I'll tell you what I have heard is that, for example, if there are some, say, 10,000 migrant workers from X state which goes to polls, they're working as laborers, they're working as, cooks, taxi drivers or whatever in Mumbai or Delhi or something like that. The political parties in that state know that ye log wahan pe kaam kar rahe hain. And then what happens is, they tell them, here is what we'll give you. We'll give you train ticket to go back to your village and cast a vote, and we give you 1,000 rupees or 2,000 rupees extra. So the cost for a political party is about 5,000 to 6,000 for a vote, because that person has now got leave from his boss, to go back home. He gets free going back to the village, meets with his family, and obviously the loyalty is towards the person who has given the ticket and a little bit of kharcha ka paisa. That doesn't work, because in fact I will tell you first-hand incident which I saw. Money was being distributed in a southern state, and our flying squad was seizing it, because they caught it and they were seizing the money. And the illiterate laborer working there, who was from north, was shouting at them, "Why are you seizing? Do you think that we vote for these people who give us cash?"
No, we just take this cash to our family for some enjoyment once in 5 years. We vote according to our own choice. We never vote for those people who give us liquor or who give us cash. Illiterate person talking like this, I was really encouraged that yes, our voter has matured. Okay. Yeah. So there is no sense of loyalty to the person who has given. Absolutely no, because there is no means that that person will be able to verify. Can't. Correct. You spoke about the VVPAT machines, which is the voter verifiable paper audit trail. NGOs and political parties have been demanding for long that voter verifiable paper audit trail, VVPAT, be used in a transparent manner. The EC did not follow standard operating procedures, which is the model code of conduct that the panel had framed for itself, which required field officers to identify defects and any faults to be identified within 7 days. The media reports say that EC itself noted that over 3 lakh machines were defective. I don't think this happens because Election Commission has already decided that 100% polling stations will be covered with the VVPAT and everywhere it is deployed. And whatever defects or defective VVPATs are sort of discovered, they are immediately replaced because the Election Commission has surplus. And every zonal officer who is in charge of say 10 polling stations carries spare VVPATs, spare EVM, ballot units, control unit, everything to replace it immediately. Even the polling parties at some places, they are given spares to replace the defective units. So I don't think that it may be happening anywhere. So if VVPAT machines are there in surplus, they could have been used during the Panchayat elections. It's after all a VVPAT, no? I already clarified that everything can be used there. But the administrative regimen, the enforcement, those kind of things not being as strict and as rigid as Election Commission enforces. Like this, they have created manuals, they have created 3-level training, they have the webcasting. Every polling station, you can sit in Delhi Election Commission and see how the polling process is going on. All those things are there. Whereas the State Election Commission, maybe because of lack of adequate resources, or deliberate for all that. Maybe deliberate. That is why Election Commission thought, no, we will not share. Because it's a it's like, antibiotic kind of thing. If somebody misuses and doesn't use the full course, the bacteria develops the resistance. and then, superbug is created. Same thing. You have got EVM 3rd generation now, after so many years, and VVPAT now. If something goes wrong because of the state election... it causes a slur in that thing. Then we have to go back to the ballot, which will be so cumbersome. Oh, you are talking about paper ballot then? Yeah. So you live in Madhya Pradesh and this state goes to polls in 2023. You were saying that voter intimidation happens even in rural areas as far as Panchayat elections and all are concerned because the stakes are so high. So in 2023, what is the challenge before the administration that voter intimidation shouldn't happen? Because the stakes are high here too. You have the BJP, which is sitting in power for so many years, and the Congress itching to get to power, especially after, Karnataka elections. They are on a high and they feel that it's about time that the BJP is uprooted in Madhya Pradesh. So tell me, in areas where tribal populations live, is there enough security? Is there enough awareness that they should not be, they needn't be intimidated? Yeah, Election Commission runs a flagship program called SWEEP, Systematic Voter Education and Electoral Participation. This program has really revolutionized voter education, and therefore participation, especially of women, has gone up like anything. Voter intimidation can just not take place anywhere because Election Commission has put in place this closed circuit TV, webcasting, central police force at every polling station. They have a manual, risk mitigation manual,
where previous experience says that these areas like tribal areas or Naxal areas, these areas are vulnerable for this kind of violence or intimidation or anything. Special arrangements are made there, special pickets are put there, flying squads and surveillance teams are put there. So that can't really happen with the state assembly election or Lok Sabha election under the administrative arrangement of election commission. Then we have police observer. Police observer goes around the state seeing the police arrangements and how are they working. Only thing is that everybody's capability of resisting a pressure is different. And that's why when I joined election commission and first election in Bihar took place, after election was over. Which year was this? This was 2015. And no violent incident, absolutely no. Even then I found the statistics that 17 of our polling personnel died. How did that happen? That is the thing which tells a lot, that these were the people who resisted every kind of pressure. Okay. People entering or trying to coerce in something which they didn't like, so they want buzz. And they had cardiac arrest or they had some multi-organ failure or something like that and they died. Whereas there may have been cases where people were on duty compromised. So those things happen in a covert kind of manner, but not visible because recording is going on, web camera is alive. But you've got millions of people who've been deployed. I mean, in this country with 1.4 billion population, the world over, we are, everybody says, oh, fantastic, the way Election Commission of India conducts elections, but millions of people are deployed. And you, as you yourself said, it's not possible to monitor the pressures that your workers, your officers come under. So can you give me some examples of how it happened? One you said was the Bihar incident, where it's not visible as such as to how they died in the call of duty. No, cause of death was known because we did, and then we increased the amount of this insurance. Earlier it used to be just 7 lakhs, but anybody dying on poll duty, we increased it to 20 lakhs after Bihar election itself, because we realized that when these people resist the pressure and die because of the stress, we must take care of them. But one incident I'll tell you. One very remote polling station in very remote state. I was just scrolling because we have arrangement of scrolling the polling stations to see the web feed. So just scrolling, and then one polling station I found that one tall person was standing, and because of him, whole polling party was standing. So much respect to him. Oh my gosh. I immediately stopped and saw that voter was coming. This fellow would take the voter, get him inked, and then take him to the booth for a stamping or pressing the EVM button, but he won't allow him to enter and press. He would press himself. And second voter came, same thing happened, and no action, because the Central Reserve Police Force, they are always outside. Our instructions are very clear. They must not enter unless called for by the presiding officer. Okay. So nobody can interfere inside what is happening. I rang up the DG police there and asked that this polling station you send reinforcement and see what is happening. And I watched that in just 7 minutes, reinforcement came, that fellow was arrested, and normal polling started. So these things happen, like all polling agents, Congress, BJP, local regional parties, all polling agents were standing in respect to him. So powerful person. That Bahubali kinds. And president, presiding officer, polling officer, everyone was standing. So even these things happen, but our arrangements are so good that on web camera, if you are watchful, and this web camera is available to district magistrate, to returning officer, to election commission, CEO at all levels. I remember so long ago, there was this one incident where Sonia Gandhi was casting her vote and Rajesh Khanna was the candidate. He went inside and the cameras were on and he was pointing. She couldn't find, that was a time when there were these
ballot papers and not electronic voting machine. And he was the candidate and he pointed, and there was a case on him because he's not as a candidate supposed to point, and the poor man was just showing because there was the symbol, right? That's how people would, because that's another thing that many countries, they ask why is there a symbol, because of our literacy issue. Some people who cannot read the name of the candidate will go with the symbol and vote. So I guess because in those days there used to be so many names, you had to fold the ballot paper thrice over and then insert it. So itna lamba sa tha, and she couldn't find the name, and he was pointing and there was a case done on him. So these are very, very tight controls which are in place. Right. Even in EVMs, there may be 60 candidates. Yeah. So many names now. It may be difficult for the ordinary voter to find a voter and candidate of his or her choice. Yeah. So that happens. Right. You were talking about, these Bahubalis who come in and they stand out there. The fear of politicization of either the polling agents or the polling officers, is that also an issue? So when you, for example, a polling officer could be a teacher. They could be teachers who go everywhere. Now, they also come from society only. They could be influenced too, isn't it? Right. By so what about that pressures that they could come under? Election Commission has got a very, very complex system of allocating the people for a polling party. Like they will have first randomization, second randomization. What is randomization? Randomization means people's name who are available for duty in a particular district will be first randomized as to who will go to which constituency. Okay. Second randomization in the constituency, who will go to which zone. And third and final randomization in that zone, which polling station. And third one is done on the last day, so that nobody knows where that person is going. First thing. Second, nobody knows who will be in the team. So many different people. One will be central government, one will be teacher, one will be another mechanical worker from somewhere. Total different mix. They cannot have meeting of minds, or they cannot be friendly to each other or anything. That is decided on the last day when they are going with the electronic voting machine to the polling station. Okay. That kind of precaution is taken. And they can't carry cell phones, they can't give information. How does that work? No, they the can secrecy carry. issue. They can carry in cell the sense phone. that inside the polling station, when they are inside, they can't carry, they can't give information about who's come in, who's voted, and things like that. That they can't do, because So inside the can you polling tell me the station, rules and regulations that they have to follow? Yeah, they have their manuals, presiding officer's manual, polling officer's manual, and all the rules and regulations are briefly given there, which they have to follow. First thing is that they have to follow the orders of the presiding officer. Presiding officer is in charge, the captain of the team. Second, all the polling agents have to be placed at a place so that they can see voter's face very clearly and can raise an objection that this person is not that name which is attached to him, he is a fake voter, something like that. So even for polling agents, they have to make those arrangements, and they have to ensure that everyone is inked before going to the booth, and nobody else goes to the booth for pressing the button. And he is also briefed that you should press the button and stay there till you hear the beep. Yeah. Because only then the voting process is complete. The impartiality and integrity of the entire system is based on that one polling officer who's on duty there. Yeah, right. And that is one thing which has really made booth capturing redundant. It can't happen with EVM because every vote will take 20 seconds. Loading the ballot, pressing the button, seeing the VVPAT slip for 7 seconds, and then finally beep. All those things told take 20 seconds. So if you have captured a booth and you want 1,000 votes to be cast on the EVM, you will have to be there for 20,000 seconds, which is huge, more than 6 hours. Whereas with the ballot, you can just take the booklet, tuck, and another person is just folding and putting in the ballot box. So in just 20 minutes to 30 minutes, you can stuff those 1,000 ballots.
When you joined the election commission, at that time, these things were rampant probably. So if you could tell me about give me a little bit about history, because our young viewers have probably not even seen that era, of booth capturing, and how the pressures on the election commission to conduct free and fair polls, and what happened, and the role of Mr. Sheshan. Everybody remembers him as the strictest and most effective election commissioner of those times, and how he changed the way elections were conducted in India. So give me a little history and then about Mr. Sheshan. Okay. First of all, when we took for first election in 51-52, no law was there. Even constitution came into force on 26 January 1950, whereas the preparation for first election started in 48. And time limit was given that you have to conduct this election by 51 and or 52 beginning. There were partitions. Lakhs of people from West Pakistan, East Pakistan had migrated and come to India. They were living in refugee camps. They had no addresses, only numbers, and that also in a flux. Suppose somebody gets a house allotted, goes there, so change immediately. And then under Government of India Act 1935, limited voting was there. Britishers did not give universal suffrage to Indians also. In their country also, they didn't give franchise to women till 1920s. Here also, no franchise to women, no franchise to poor. Only 4 crores voters were there. Undivided India. Whereas for first election, when we prepared the electoral roll with all those difficulties of partition and refugees, we had 17 crore voters. And universal adult franchise, right? Yeah. We brought this free in the sense that no caste, no religion, no sex, no gender, nothing was included. Everybody could vote freely in that first election. Yeah. Isn't that a wonderful thing that happened? In fact, Britishers, while leaving, they said that you are doomed. Universal suffrage will make you impossible to conduct this election. But we proved them wrong. Electoral roll was finished in time, 17 crore, from 4 crore to 17 crore. And ballot boxes. Multiple ballot boxes, because literacy was very low, 6% for women and 12% overall. So if there are 10 candidates, polling party had to carry 10 ballot boxes, one for each candidate. Oh goodness. Yeah. Okay. Yeah. So that kind of arrangement had to be made, and we had no manufacturer for ballot box. So the ballot boxes had the name of a candidate. Name, symbol. Yeah, everything. So Jawaharlal Nehru had one box. And people went and voted for in that box. Just a slip was given to voters, no ballot or other thing, just a slip. Put that slip wherever you put, it becomes a vote for that person. Okay. You don't have to mark or you don't have to do anything, just and that was because of why? Because of literacy? Illiteracy, because they were Britishers never took care of literacy. तस्वीर लगाई थी उन्होंने. How did people know that this is Nehru? तस्वीर भी लगाई, नाम भी लिखा, चिन्ह भी लगाया, चुनाव चिन्ह भी लगाया. So many things. Even after that, there are anecdotes. One book we brought out in election commission that says कि one elector took the slip because he felt कि पता नहीं ये 2 बैल की जोड़ी को जाएगा कि नहीं. So he took the slip out. Outside there was a bullock cart, so he put that slip near the bullocks. Even those things happen. Thinking कि कांग्रेस को वोट जाएगा. उसको देना है हमको, तो यहाँ तो दोनों बैल है, इसको दे देते हैं. Like that. So those things happen. With that, things changed after second election. Till second election, this multiple ballot box were there. Then ballot came. So who were the officers in the first, second, third, fourth election? Were they part of the civil service or Indian new? It was still the imperial civil service which continued, ICS officers who were there, right? And then it was the Indian administrative service. How was it? Who was it? Mostly chief election commissioner, because there used to be only one chief election commissioner in the beginning. Only after Mr. Sheshan's advent that 3-member commission came in. Right. Yeah. So they were all retired civil servants. अब ये ऐसे कान पकड़ के शेषन बोलेंगे. I would want to know about Mr. Sheshan also. You know, so he's a legendary officer, and
I remember, when we were new journalists, and one of my colleagues was to, interview Mr. Sheshan. He was in Chennai at that time, and she called him up and said that I am whatever Devanshi or whatever her name was. I don't remember. She said, I'm Devanshi from ANI, and can I speak to you, sir? So he first thing he asked her was, "You are Devanshi what? Are you a reporter? Are you a peon? Are you a clerk? Are you a cameraman? Are you?" वो इतना डर गई उसने फोन रख दिया. So like going and meeting him means you prepared well. You did all yours. So tell me about Mr. Sheshan, and what was he like as an election commissioner? He was a very thorough person. He had a good administrative experience as defense secretary and cabinet secretary, and he earned a reputation which was really scary for ordinary people. And by that time, elections also had become very contentious, because first 4 general elections were not contentious. Generally, Congress won without any difficulty, and there was hardly any contention anywhere. Right. No stressful working or anything. But slowly, emergence of other political outfits, Praja Socialist Party, SSP, all kinds of things, Jansangh, they came, and elections became contentious. And therefore, by that time, this money and ensuring that vote comes to you, that was very easy, because ballot paper being counted polling station wise, so people will get the data, will know I had paid to 700 people, I got only 200 votes, so this village we will have to penalize. Those things started happening. In the 70s? Or earlier? 80s and 90s. And Mr. Sheshan joined 1990 as Chief Election Commissioner. So what he devised, he said, no, we will not count polling station wise. We will first open the ballot boxes of 14 polling stations, because 14 tables were there, and then mix them. After counting that numbers are okay, we'll mix them without seeing who has got what. Then we will make packets of 25 ballots. After mixing, 25 ballots in one this thing, and again mix, and then distribute to each table equitably, so that the counting takes place in uniform time. And then counting results will be declared for 14 polling stations together, no separate thing. But this process took a lot of time, and in fact I was at that time I was a collector, and I realized that 2-3 days counting was going on, and nobody could go out. We had to make arrangement for food, we had to make arrangement for rest, for all kinds of things. So it was very cumbersome, but foolproof, that nobody could know as to where that fellow has given money and how voting took place. Okay. Those kind of things he brought in. Then he brought in all stiff measures against the errant political people. Like when they come for filing nomination, huge cavalcade and crowd and all those people getting into the returning officer's room and shouting and doing all kinds of things. He said, nothing doing, only 2 persons can go for filing the nomination, candidate and 1 assistant, whatever assistant he wants or she wants. That doesn't happen now. Now there's a full drama all over again. Even now the instructions are same, that not more than 2 people can enter the returning officer's room. But outside also, in the premises, the instructions are very clear. And at times, district magistrate can issue orders that no procession for nomination. Even those things are also, I've seen that the officer doesn't get up from the chair. जब वो देते हैं, she or he is sitting and it's given. And then there's some strict protocol, I guess, that they don't stand, and there's no, even in the photographs and things like that, there are some officers who just maintain it very strictly, the rules and regulations. That's very true, because you are the referee.
and you have to show impartiality. Yeah. Suppose a PM is a candidate in your constituency, and if you keep standing in front of him, then other opposition candidate will feel slighted. Intimidated. You're already prejudicial. Already surrendering and already, Yeah, I can imagine. So, in your experience, which was the most difficult election that you oversaw or you were part of? Yeah, elections are generally difficult if you do not plan beforehand, if you don't cater to all kinds of challenges, it happens. But since I joined in 2015, and first election which was the most challenging, because Bihar had a history of violence and all kinds of wrong things happening. With the new technology, new systems of webcasting, video, closed circuit TV, surveillance, flying squad, and Naxal area picketing, all those things, we found that elections were most peaceful. Only thing, the brunt was taken by the polling parties. Like I said, 17 people died in a very peaceful election. Yeah. This was because they were under stress. Some kind of stress was there working on them. So that happened. But after that, we never found that there was any problem in any election. So money power, the use of money power is something which disturbs most citizens. Recently, the expenditure limit for candidates for Lok Sabha constituencies was increased from 54 lakhs to rupees 70 lakhs, depending on states, and then 70 lakhs to 95 lakhs by the Election Commission of India. Further, the spending limit for assembly constituencies was hiked from rupees 20 lakhs to 28 lakhs, rupees 40 lakhs in some states. But if you see the rallies, the vehicles, the large tents, the food and drinks, the hotels that are booked, the advertisements, it's clearly visible on TV channels. These limits are just on paper. So how is one supposed to control this? You're very correct. In fact, one of our former Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, said this, that in our country, a legislator starts his or her career by submitting a lie to the Election Commission in the form of expenditure statement. This is what he said. Yeah. So starting career with submitting a wrong or not correct. The reason being that there is a ceiling on candidates' expenditure, but there is no ceiling on political parties' expenditure, and both gets mixed. Candidate ensures that wherever his name or vote for him is involved, he will show expenditure in his account. But wherever it is not involved, his name is not coming, then political party expenditure. Now, political party can spend 10 crores in one constituency. And that is why the impression created, because common man doesn't distinguish between two expenditure. Correct. That this is candidate's expenditure, this is political party's expenditure. Yeah. So he gets confused. He says ki 95 lakhs is the ceiling, but 20 crores have been spent. This is what happens. And therefore, Election Commission has been time and again telling the government that please put a ceiling on political party expenditure also. They've even gone to the Supreme Court to say that they are seriously concerned about this. Then. And in fact, even if you see internationally, because our elections are considered very free, fair and credible worldwide, but then Harvard University set up one time series data in the name of Electoral Integrity Project, where India comes almost near the top, but for two reasons. One is money, campaign finance. They say that here you score only about 33 marks out of 100. All other you score 70 plus, but in money management or campaign finance management, just 33. And second is media issues, that media people are misusing. They in fact, many a times candidates complain that I am being criticized in this particular platform every day because I have not paid whatever they asked for. Okay. They had put a price tag. If you give this much, there will be favorable. If you give this much, we will be neutral.
If you don't give anything, we will bang you every day. And this will jeopardize your chances. So, and social media now. Now AI can make Donald Trump singing a Bhojpuri song. Anybody drawing a women's molestation scene from a film or from a video and put a candidate's image instead of the person involved there, and throw this in the social media. Election period is very limited, just about 4 to 6 weeks. And within that period, it will be difficult to verify as to who created this deep fake video, how it has been circulated, and how to catch them so that character assassination of that particular candidate can be prevented. Those things are very, very difficult. So those are the second issue where we score just about 34 out of 100. And because of those two things, we are on moderate electoral integrity, whereas most Western countries, European and American countries, they are in very high integrity. But these deepfakes were used even in that Hillary Clinton versus Trump election. Deepfakes were used even there. So it's not as if their election has been... I'm not defending the Indian election or the Indian media, but I'm talking about just the numbering system that is done. Even American elections, deepfakes were used in that. Very true. In fact, they don't compare favorably with us. Like when I went to give a talk at Harvard, I was asked by professors there that how come you have got a digital electoral roll with photo ID? Our electoral roll has photo. It is digital. It has a facility that if you want to change your vote from one constituency to other because you have got transferred, you can sit at home on your own computer or laptop or iPad. You can go to your page by putting your voter ID number, then ask for editing capability. OTP will come to your mobile, put the OTP, editing will be enabled. You change your address and then submit. You will get a receipt that your application has been received. A booth level officer will verify on the ground, and within 15 days your name will be transferred from this constituency to the new constituency. And after 15 days you will get a notification that now you have done there, your voter there. Those kind of facilities are there where US electoral roll doesn't have. We have only hard copies. Right. We don't have this digital or photo, nothing. So where the digital world has brought about efficiency in the electoral system, but also the dangers which you're talking about, the social media, AI thing, and the disinformation and misinformation. This is something that we are looking at, or we are looking at it happening in the 2023 elections in the states, which is Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, the main three. Then there's Telangana also, and Mizoram. And then we're looking at 2024. Do you think that there can be anything done to ensure that, that the dangers of this social media and AI disinformation and misinformation doesn't jeopardize these elections? Yeah, Election Commission started taking steps to prevent these kind of risks right in the year 2017. All the cyber attacks on electoral roll system, we put PDF image of the electoral roll in the public domain. No direct digital addition anywhere. First we made it into a PDF, then we took an image, photo, so that you cannot manipulate it anywhere, any manner. Those kind of steps have been taken by Election Commission. All the social media platform heads were called. Their commitment was taken that anything wrong seen by our Election Commission staff anywhere pointed out to you, you will immediately take action to verify and remove that content within 24 hours. And in case you fail to do that, you will be
proceeded against by the election commission. Means election commission can put a ban on that platform to function in that particular area. So all those steps were taken starting 2017. Even for AI, they are on it and they are doing it. Yeah. Tell me, what is the solution for media? As media, is it self-regulatory which should happen, or is it media needs to be purged of these elements, the corruption that has occurred with the media also? It's a very difficult question. Earlier there were cases like when 48 hours before the polling concludes, there is a silence period when nothing of electioneering or asking for vote or anything can be propagated or campaigned like that. During that period, one media house put something on digital newspaper, and that was caught because the other party complained, and that was caught, and at 2 o'clock in the night, the owner of that media house was arrested. So, but the damage is done, right? no, it was just you arrest the person concerned, but once it's come on digital, millions have already read it. actually that was night time because it Okay. was uploaded at 10:40 in the night, and 2:30 the person was arrested and the whole thing was brought down from the platform. Nothing was there. So only during that period whosoever has seen might have seen, but otherwise not much of damage was done. And even the party who was complaining, even they were satisfied that prompt and quick action was taken, and they were very happy with that. So election commission has wherewithal. They have all these systems in place to cope with all the emerging threats, and I am confident that there won't be any such issue. I want to come to this thing about opinion polls and exit polls. Exit polls are not allowed before X number of hours after the polling. The last phase. yeah. So polling begins in the morning at whatever 6 a.m. or whatever it begins, and then when the last poll is, so wo extension hota rehta hai because there are people who are standing in line. So there's no time limit or the time for the last poll to be last vote to be cast. So when that last vote is cast, only then an exit poll. So tell me the difference between an opinion poll, or the viewers, the opinion poll and an exit poll, and why was this rule brought about that the exit poll should not be, the results of the exit poll should not be put out till X time? Because exit poll is based on real-time voting experience of voters, and these people sit outside the polling station, or randomly selected, and take the voting pattern from there. So mostly this is fairly accurate with an error percentage of just about 1 or 2% many times. Whereas opinion poll is a survey. Survey done in an area, and people are asked, they may be telling something and voting differently. There may not be any correlation with that. That opinion poll goes on whenever they want to do. Like even now, opinion polls were published for Madhya Pradesh, for Chhattisgarh. Correct. Yes. But exit polls are after the polling is over, all phases, and they can be telecast only when the last polling has completed and half an hour has gone. The impact on polling is not there in an exit poll. Yes. But in an opinion poll, there can be an impact, right? Yeah, there can be an impact. Because if you keep hearing, oh, the Congress is losing, oh, the Congress is losing in this area, if repeated opinion polls show that, sitting at home you think, why should I vote for the Congress? Mera to vote वैसे ही waste जाएगा, so might as well vote for the BJP, and vice versa. If you go on saying अरे मोदी जी जीतने वाले, मोदी जी जीतने वाले हैं, then you tend to think क्या फ़ायदा अगर मैं कांग्रेस को दे दूंगी, तो वोट तो मोदी जी जीतने वाले हैं, तो मेरा वोट तो वेस्ट हो जाएगा. So this waste system is quite a bit, and I think political parties use that. I saw this in the Karnataka election also, where a particular community said that make sure that you vote to anybody who has the capacity to beat the BJP.
Our aim is to beat the BJP. So make sure that the candidate you're voting, even अगर आपके समुदाय के ना हो, आप उन्हें वोट दिए. Why this happens is because of this opinion polls. A lot of the opinion polls show that your vote is going to get scattered if you vote for this. So sometimes good candidates don't get votes because of these opinion polls. So what is one supposed to do for that? Like, do you think it's justified that it's fine? I don't think it works only one way. It works in many ways. Like in Madhya Pradesh, I have the experience that one political party got a opinion poll managed, and this was published just about 1 month before the polling, that they are getting 39 out of 40 seats. That is the opinion poll. Now, what happened that according to you, the voter may be saying, ki, theek hai, this is going to happen. But their own workers, they felt that our party is winning, so why should we go? We go for picnic on that day. They went for picnic. And the committed voters didn't come out. They got 12 out of 40 in the result. So things happen. So complacency could come in because of that. It can come in, yeah. So it works many ways when opinion is not solid. But, media houses can play havoc with the exit poll. Like exit poll is banned, that you cannot telecast or broadcast. But media houses tried to bring astrologers. Yes, I have seen that too. They brought astrologers and gave them feed of exit poll. They wanted to prove 1 or 2 astrologers to be very accurate, so gave them exit poll data, and the eye was on those astrologers, that this much percentage of vote will be to this party, this much to them, and this percentage of seat to them. And Election Commission made out that this is exit poll data, and arrests were made. And this is stopped, because this is something which could have really damaged the whole thing. Right. Irretrievably. So electoral bonds ke baare mein bataiye, because there are many politicians who say that this is corruption. Because of electoral bonds, one particular party gets a lot of money from industrialists who tend to make. Obviously, industry will want to give money to the party which has more chances of winning. Again, I'm talking about opinion polls. So opinion polls will show X party is going to win. So obviously, the electoral bonds go towards that party then. So there's a lot of manipulation which happens. Electoral bonds were supposed to bring about transparency in the way electoral funding is done. Do you think it is transparent? Actually, money is manifest in many ways. Like US system, which legalizes all kinds of donations and everything, even they are struggling with money management. Like political action committees, PSCs, they bring in a lot of money in US elections. The PACs are very, very money oriented. Yes. So all those things happen. Here also, things are really very complex. Political parties used to complain, senior leaders used to come and meet us when I was there, and they used to say, nobody is giving money. They are saying that if we give money to you and you are going to lose, we will be hauled up by the winner. So nobody is giving money. Now there has to be an arrangement that people don't come to know that who has given to whom. If that is there, only then we small parties will have little hope of getting something. So I think it's not a level playing field. That means. Money. Okay. So that is what I think politicians did it. Electoral bond. That electoral bond will not be known. Who has bought, who has given to whom, and how much has given to. So there are two terms which I think need demystifying. One is voter suppression. How is it different from voter buying? Or is it different? Actually, these two are different things, but objective is same. Where a particular political outfit feels that these people vote for the opposition, what they try to do, suppression. Either they will put in number of applications when electoral roll is being revised, that we have migrated from here, so our name should be deleted.
whereas that poor voter doesn't know that on his behalf an application has been moved for deletion of vote. So much so that in Noida, one retired Indian Foreign Service officer, he found that his wife and children, their vote remained intact after one election, but his vote was removed, deleted. So those kind of things they do. Then they suppress in a manner that we will give you so much of money for your society or this problem, just don't go for vote. And people agree. The villagers, they boycott at the behest of some political party that no water supply or no well, no hand pump, so you just boycott. Something instigates and this happens. So that village doesn't vote, just one vote or two votes there and out of 1,000. That is suppression, very different. And many times it is very difficult to trace the origin as to why this is happening and who is after it and catching hold of them. Whereas voter buying, I told you that politicians and their agents, they never feel comfortable without doing anything, either distribution of cash or distribution of liquor, distribution of freebies, something like in one case, Puducherry, we found that even, sugar, 5 kg of sugar packets were distributed at the doorstep of every voter. Those kind of things. They feel that they have done this, so the voter will be feeling obliged and will vote for them. Whereas, I told you that example of a southern state, that illiterate worker was telling that let us have this money and enjoy with our family at least once in 5 years. We vote for the person who is the best out of these people. So those kind of things are there. So it is not really well founded that voter buying will succeed in any manner. And I think we should go for it. That our voter is mature and we should strengthen sweep. That is systematic voter education, electoral participation, and things will work out. So you were deputed as an election observer to South Africa to oversee the first post-apartheid election. Tell me about that election when you went there. Yeah, that was a wonderful experience, and in fact, I'm grateful to Mr. T.N. Session for that. Because 1994. Because in one election, in the night I got a call from Election Commission. But tomorrow you have to come to Delhi and fly from here to Dhanbad, because observers from there have fled. Some bomb had been planted in their car and they got scared and they fled. So we want an observer there. You have to go tomorrow. I went there, managed that election, whatever grievances of political parties, candidates were there. And it went off peacefully and all right. And I feel that he got impressed and he ensured that I go as a UN observer to South Africa. So I went. And did you have that in your did we have in 1994 did we have official relations with South Africa, or did you get a separate visa to go to South Africa? No, we had. You had the stamped visa? Yeah, stamped visa. Okay. So the things were very different there. Like we criticize our elections and our shortcomings. I found that after the material was given to the political, these polling parties. What is material? Material means ballot paper, seals and all those things, ballot boxes, all those things were given, and they were sent to the polling station. It is done one day prior. Okay. And I took the round and I